नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी पुरानी है, बहुत पुरानी है। प्रदेश मध्य प्रदेश और जिला बालाघाट। बालाघाट के तिरोड़ा के एक शांत गांव से कुछ लोग 4 अप्रैल 2022 को थाने पर पहुंचे। उनमें से एक व्याकुल माता पिता ने थाने को ये बताया, थाने पर उपस्थित जो थानाधिकारी थे उनको ये बताया कि उनकी दो छोटी बच्चियां, एक की उम्र 6 साल और एक की उम्र 3 साल, ये दोनों कल यानी 3 अप्रैल 2022 को आंगन में खेल रही थीं। घर के बाहर भी खेलते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन 10:30 बजे दिन के बाद से उनका कोई पता नहीं लगा। सूचना बहुत संवेदनशील थी। दो बहुत ही छोटी बच्चियों का मामला था। पूरी पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पूछताछ शुरू की गई और इसी बीच किसी ने बताया, पूछा गया कि भाई सबसे लास्ट में किसने देखा, कब तक देखा गया, जब 10:30 बजे खेल रही थी तो किसने देखा, उसके बाद फिर किसने ध्यान दिया कि वो नहीं दिखाई दे रही हैं बच्चियां दोनों। तो ये पता लगा कि बच्चियों के ताऊ के साथ दिन में 10:30 बजे दोनों बच्चियां मोटरसाइकिल से नहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर दिखाई पड़ी। खैर, पुलिस ने फौरन हेडक्वार्टर से डॉग स्क्वाड, क्राइम ब्रांच के सभी अधिकारी, फॉरेंसिक यूनिट सबको बुलवा लिया। जांच पड़ताल डॉग स्क्वाड से शुरू की गई, क्योंकि जो सूचना थी ताऊ के बारे में वो यही थी कि उसी के साथ ये मोटरसाइकिल पर दिखाई पड़ी हैं। खोजी कुत्ता भी उसी दिशा में भागा जिधर गांव वालों ने बच्चियों को ताऊ के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखने की बात बताई थी। नहर के पास पहुंचकर स्नाइपर डॉग एक किनारे बैठ गया। पुलिस और गांव वाले, पूरा गांव इकट्ठा था और वो उन्हीं खोजी कुत्तों के पीछे पीछे उनकी, वो किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस पर ध्यान दे रहा था। जब वो जाकर शांत भाव से नहर के किनारे बैठ गया तो लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो गईं कि ये जरूर प्राणी है और गंध के आधार पर, महक के आधार पर आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जब लोगों ने नहर के उस उफनाते हुए पानी में झांका तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि गुलाबी फ्रॉक पहने हुए 6 साल वाली बड़ी बेटी का शव धीरे धीरे नीचे से ऊपर को आ रहा था। मतलब जैसे ये कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ता था फिर डूब जाता था, यानी बहुत देर पहले की बात ये नहीं थी। बहरहाल मुंह से उसके झाग निकल रहा था। फौरन झपट्टा मारकर सब लोगों ने, बच्चे नए वो पानी में उतरे, निकाला गया। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसके सिर पर एक गहरा घाव था। खैर, देखते ही चूंकि बच्चियों की माँ भी वहाँ मौजूद थी, दहाड़े मारकर रोने लगी। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जब इस तरह छोटे बच्चों के साथ कोई घटना होती है तो जो लोग आसपास के होते हैं, मोहल्ले के होते हैं, इवन तमाशबीन जो होते हैं, उसको अपने बच्चों से रिलेट करके देखते हैं। उनके घर में भी इस तरह के अगर बच्चे हैं तो उसको फौरन रिलेट करते हैं कि अरे ये तो वैसी ही है जैसे हमारे घर में बच्ची है या बेटा है। और जब एक बार किसी ने, महिला ने रोना शुरू किया तो फिर लोग उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं, संबद्ध कर लेते हैं। एकदम से पूरा का पूरा हुजूम रोने लगा। खैर, 3 साल की बच्ची का अभी भी पता नहीं लग रहा था, चिंता का विषय था। महिलाएं उस 6 साल की बच्ची की शव जो बाहर निकाला था पुलिस ने, उसके पास बैठी रोती रहीं। पुरुष फिर भागम भाग लगाए रहा कि अगर वो यहाँ है तो छोटी वाली भी, यानी 3 साल वाली भी कहीं न कहीं मिलेगी।
बहरहाल थोड़ी देर में ही ये सूचना आई कि घटनास्थल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर नहर के दूसरे हिस्से में उस मासूम का निर्वस्त्र शव पानी के ऊपर उतराता हुआ दिखाई पड़ गया। लोगों ने उसे भी बाहर निकाला। उसकी भी सांसें थम चुकी थी। उसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। अब पुलिस को जो ये बात वहां मौके पर बताई गई थी कि उसके ताऊ गिरधारी सोनवानी के साथ ये मोटरसाइकिल पर गई थी, लिहाजा पुलिस का अब सीधा सीधा एक टारगेट था, क्योंकि कही हुई बात साबित हो गई। डॉग स्क्वाड ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बच्चियों के शव के पास तक पुलिस को पहुंचा दिया और पुलिस ने वो दोनों शव रिकवर कर लिए, उनको नहर के बाहर निकाल लिया। तो अब किसी के मन में कोई शंका नहीं थी। पुलिस को सिर्फ गिरधारी सोनवानी की तलाश थी। अगले ही दिन पुलिस ने गिरधारी सोनवानी को भी ढूंढ निकाला। उसकी वो बाइक भी बरामद कर ली। अब सिर्फ इतना बात जानना बाकी था पुलिस को कि ये शैतानी हरकत उसने क्यों की, क्या कारण था, कैसे किया। पुलिस उसको लेकर घटनास्थल पर पहुंची तो जो सामने आया उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। जहां बच्ची का शव मिला था उसी के पास झाड़ियों में गिरधारी के कपड़े छिपे हुए थे, पूरे कपड़े जो वो पहने हुए था उस समय जब वो गिरफ्तार हुआ। उसके पहले उसने जो कपड़े पहने थे वो सारे कपड़े एक साथ एक पोटली में बांधकर, शर्ट को पोटली, शर्ट, पैंट, अंडरवियर, बनियान, ये सब अपने शर्ट में ही बांधकर झाड़ियों में छिपा रखा था। उसी की तरफ उसने इशारा किया। पुलिस उसे बरामद किया। पुलिस को और परेशानी हुई या पुलिस को और अचंभा हुआ जब उस पोटली को खोला गया तो उसमें लाल रंग के कपड़े में बंधी हुई एक और वस्तु मिली और उसके भीतर दोनों बहनों की तस्वीर वाला एक फोटो फ्रेम रखा हुआ था, जिसमें वो दोनों बच्चियों 6 साल की और 3 साल की, उनका एक छोटा सा फोटो फ्रेम था। उसके साथ तिल, तस्वीर पर लगा हुआ काले रंग का टीका, ये सब और बाकी जो सामान थे वो इस ओर इंगित कर रहे थे कि ये अंधविश्वास या तंत्र मंत्र के द्वारा किया गया काम है, या उसके सहारे किया गया काम है, या उसके अंधविश्वास में किया गया काम है। खैर, बात तय हो गई। ताऊ को पुलिस थाने पर ले गई। ताऊ के साथ आप समझ ही रहे हैं पुलिस ने क्या किया होगा। 2 अबोध बहुत छोटी बच्चियों की हत्या। और बाद में जब पोस्टमार्टम की बात हुई, बहरहाल पहले ये देख लें कि इस केस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उस समय, चैन सिंह उइके, उन्होंने कोर्ट में दिए अपने बयान में बताया कि पूछताछ में आरोपी गिरधारी सोनवानी टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो दोनों बहनों को घुमाने के बहाने घर से ले गया, लेकिन वो पहले से ही पूरी तैयारी में था हत्या के, इसलिए उसने अपने थैले में एक जोड़ी नए कपड़े भी रखे थे। गिरधारी ने बताया कि जैसे ही वो बांध के पास पहुंचा उसने गाड़ी अपनी यानी मोटरसाइकिल रोक दी। दोनों बहनें घर जाने की जिद करने लगी। 6 साल की बड़ी बहन जब ज्यादा चीखने लगी तो उसके सिर पर एक बड़ा सा पत्थर ताऊ ने दे मारा। जब वो छटपटाने लगी तो उसने अपने गमछे से उसका मुंह दबाकर उसकी जान ले ली और शव को गहरे पानी में फेंक दिया। इसके बाद उसने 3 साल की मासूम के सारे कपड़े उतारे और उसे भी मारकर नहर में फेंक दिया। ये बयान था ताऊ का, गिरधारी सोनवानी का, कि मैंने ऐसा ऐसा किया था। अपनी दोनों बेटियों को खोने वाली मां ने पुलिस और कोर्ट को दिए बयान में इसकी वजह का खुलासा किया है, जिसमें गिरधारी को है जिसकी वजह से गिरधारी ने ये हैवानियत की थी। मां ने बताया कि गिरधारी हमेशा कहता था कि तुम लोगों ने मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं तुम्हें देख लूंगा। वो कहता था कि तुम्हारे हिस्से में बंटवारे में तुम लोगों ने बेईमानी की है, तुम्हारे हिस्से में ज्यादा खेत आए और मेरे हिस्से में कम आए, और
तुमने जैसे मुझको बर्बाद किया है, हम तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। मां ने एक और घटना का जिक्र किया कि जनवरी 2022 में मकर संक्रांति पर गिरधारी अपने आंगन में बैठा था और मृतक बच्चियों की मां ने उसे लड्डू और पोहा नाश्ते में दिया था। उस समय उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी और खाने के बाद तबीयत खराब थी ही, तो उसने कहा कि तुमने हमें लड्डू में जहर मिला के दिया है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है या खराब होने लगी है। खैर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में और ज़्यादा क्रूरता का खुलासा हुआ। घटनास्थल पर पहुंचे एफएसएल के अधिकारी गौतम मिश्राम ने कोर्ट को बताया कि बड़ी बहन का शव बांध के मुख्य गेट से 50 मीटर दूर मिला था। उसकी आंखें और मुंह खुले हुए थे, नाक और मुंह से सफेद झाग निकल रहा था और सिर पर गहरी चोट थी। 3 साल की मासूम बच्ची का पोस्टमार्टम करने वाली लेडी डॉक्टर रजनी शेंडे ने बताया कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर सूजन थी और हल्की ब्लीडिंग भी हो रही थी। हालांकि प्राइवेट पार्ट की मेम्ब्रेन सुरक्षित पाई गई थी। डॉक्टर सेंडे ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि बच्ची के शव की स्थिति देखकर उसके साथ रेप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा खुलासा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, यानी उस 3 साल की बच्ची के साथ उसके अपने सगे ताऊ ने ये हैवानियत की होगी। इस तरफ ही ये इशारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रही थी, जिसको लेडी डॉक्टर ने परफॉर्म किया था। सारे सबूत इस तरह के, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उस गवाह का बयान जिसने अंतिम बार इसको मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था, बरामद किए गए कपड़े, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके उसका चालान किया गया और मामला वरासिवनी की विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट की कविता इवनाती के अदालत में पहुंचा। पुलिस ने पारिस्थितिक जन्य साक्ष्यों की एक चेन पेश की, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की, क्योंकि इसका कोई आई विटनेस अकाउंट नहीं था। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी बच्चियों का सगा रिश्तेदार है, उसका ताऊ है, इसलिए वो इस भरोसे से कि वो उसका ताऊ है उसके साथ चली गई। इसने विश्वास का गला घोंटा और अपनी हवस मिटाने के लिए पहले 3 साल की मासूम से बलात्कार किया, फिर दोनों की हत्या करके शव नहर में फेंक दिया। 16 महीने तक चली सुनवाई के बाद 31 जनवरी 2024 को जज कविता इवनाती ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि गिरधारी को फांसी की सजा या फांसी पर तब तक लटकाए रखा जाए जब तक कि उसकी जान न निकल जाए। जस्टिस इवनाती ने यह भी कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में आता है। अदालत ने गिरधारी सोनवानी को इस तरह की सजा सुना दी, भरी कोर्ट में, ओपन कोर्ट में। इस फैसले से बच्चियों की माता पिता और गांव वालों को तसल्ली मिली। उनको लगा कि उनके बेटियों के हत्यारे को उसके लिए जो उसने किया है उसके किए की सजा मिल गई है, लेकिन अभी इंसाफ अधूरा था, क्योंकि इस फैसले के खिलाफ ताऊ वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जब इसकी सुनवाई शुरू हुई तो हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन पर बहुत गंभीर सवाल उठाए। गिरधारी सोनवानी को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 27 सितंबर 2025 को जज मिस्टर जस्टिस विवेक अग्रवाल और मिस्टर जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की पीठ ने अपना फैसला ये कह के सुनाया कि गिरधारी सोनवानी को सभी आरोपों से बरी किया जाता है, बल्कि पुलिस की जांच प्रक्रिया पर बहुत ही गंभीर सवाल अदालत ने, इन विद्वान न्यायाधीश द्वय ने बहुत ही गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि पुलिस ने कदम कदम पर लापरवाही की है, जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की है। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी टीआई चैन सिंह उइके पर
1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि यह राशि गिरधारी सोनवानी को मुआवजे के तौर पर दी जाए। अदालत ने जिन चूकों के बारे में, इन्वेस्टिगेशन में हुई चूक, गलती या ओमिशन के बारे में जो बताया, वो बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से पुलिस की जल्दबाजी के कारण 2 बच्चियों को न्याय नहीं मिल पाया। पहला ये कहा कि मेडिकल रिपोर्ट का विरोधाभास है। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर रजनी शेंडे का बयान इस केस का सबसे कमजोर पहलू साबित हुआ। निचली अदालत में उन्होंने कहा था कि रेप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हाई कोर्ट में जिरह के दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि बच्ची के गुप्तांगों पर मिली सूजन किसी जलीय जानवर के काटने या पानी में किसी वस्तु के टकराने से भी हो सकती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि बच्ची के साथ यौन हिंसा हुई थी। इस बयान ने अभियोजन पक्ष के दावों को, या अभियोजन पक्ष की जो भारी नींव थी रेप वाली, वो उसमें बहुत कमजोरी आ गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एफआईआर में आरोपी का नाम क्यों नहीं आया। मामले के मुख्य गवाह ओम प्रकाश ने बच्चियों को आखिरी बार आरोपी गिरधारी की बाइक पर जाते हुए देखा था। इसके बावजूद जब बच्चियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो वो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ही, जबकि एक चश्मदीद गवाह ने आरोपी का नाम बताया था, तो एफआईआर में उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। ये जांच की पहली और सबसे बड़ी लापरवाही है। ऐसा हाई कोर्ट ने बताया कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि नाम से उसके एफआईआर क्यों नहीं की गई जब ये जानकारी पुलिस को हो गई थी। तीसरी बात कही कि मोटरसाइकिल के रंग में बहुत अंतर है। गवाह ने बताया था कि उनके बच्चियों को सुनहरे रंग की मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा है, जबकि पुलिस ने जो बाइक जब्त की थी वो काले रंग की थी जिस पर सिल्वर रंग की पट्टियां थी। ये बहुत बड़ा विरोधाभास था जिसने मुख्य गवाह की विश्वसनीयता पर और पुलिस की जब्ती की प्रक्रिया पर बड़े भारी सवालिया निशान खड़े किए थे। चौथी गलती पुलिस की हाईकोर्ट ने जो बताई कि मौत के समय में बड़ा भारी अंतर है। गवाह ने बच्चियों को सुबह 10:30 बजे के आसपास देखा था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत का समय शव मिलने से 12 से 18 घंटे पहले का था। इस हिसाब से मौत 4 अप्रैल की रात 9 बजे से 5 अप्रैल की सुबह 3 बजे के बीच हुई थी, जबकि पुलिस का मानना था कि जब वो 10:30 बजे उसको लेके गया था तो 1 बजे के आसपास उसने उनको मार के और नहर में फेंक दिया था। तो ये समय का अंतर 27 घंटे का है करीब, और ये टाइमलाइन पुलिस की थ्योरी से मेल नहीं खाती है। अगला, बिना सबूत के दावे। पुलिस ने यह भी दावा किया था कि आरोपी ने अपराध के बाद पीड़िताओं की तस्वीर की पूजा की थी। इस पर कोर्ट ने पूछा कि अगर ऐसा था तो उन तस्वीरों को बरामद क्यों नहीं किया गया और सबूत के तौर पर पेश क्यों नहीं किया गया। इन तमाम खामियों के आधार पर हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना केस साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। पारिस्थितिक जन्य साक्ष्यों की कड़ियां कहीं से भी नहीं जुड़ रही हैं, बल्कि हर कदम पर टूट रही हैं। ये ऐसे सवाल थे जिसने इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ढेर सारे प्रश्न चिन्ह लगाए थे। बहरहाल माता पिता उसके बच्चियों के टूट चुके हैं। कचहरी के चक्कर काट काट कर नतीजा उनके सामने सिफर रहा। ये एक गंभीर बात भी है। खैर, पुलिस अपनी साख पर लगे बट्टे को बचाने के लिए जांच पर उठे सवालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट उसको पूरे केस को ले जाने की तैयारी में है, मगर माता पिता का सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर उसकी बेटियों का कातिल कौन है और बच्चियों को न्याय कब मिलेगा। आज की घटना में उच्च न्यायालय ने पुलिस की जिन लापरवाहियों का जिक्र किया है वो लगभग सही है, जितना मैं समझ पाया कि वो सही है। दरअसल होता ये है कि जब बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी मेहनत के आरोपी पकड़ा जाता है और फौरन वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है,
तो पुलिस को ये लगता है कि अब तो कोई डाउट ही नहीं है, हत्या हुई है, लाश मिली है, पीएम रिपोर्ट आ गई है, हत्यारा पकड़ा गया है, पूरी घटना उसने कन्फेस कर ली है और हमने उसको जेल भेज दिया है, तो पुलिस का काम पूरा हो गया। जबकि अच्छा, यहीं पर हमेशा पुलिस से चूक होती है। मेरी भी जानकारी में ऐसी बहुत ढेर सारी घटनाएं हैं जिसमें ज़्यादातर ओपन और शट केसेस में मुकदमे ट्रायल में ही छूट जाते हैं। ये तो खैर ट्रायल तक चला, फांसी भी हुई, लेकिन इस तरह के ज़्यादातर मुकदमों में वो ट्रायल पे ही छूट जाते हैं, क्योंकि ट्रायल के लिए सारे एविडेंस और चेन ऑफ एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। टाइम ऑफ क्राइम, लास्ट सीन एविडेंस, एक साथ कब देखा गया क्राइम से, कितनी देर पहले ऐसा देखा गया, बहुत लंबा अगर गैप है तो ये बियॉन्ड डाउट नहीं होता है। कोरोबोरेशन ऑफ टाइम ऑफ मर्डर एंड टाइम गिवन इन पीएम रिपोर्ट, यानी एफआईआर में गवाहों के बयान में अंदाज से जो मृत्यु का समय है या जो हत्या का समय है उसमें, और पोस्टमार्टम में दी हुई हत्या का समय, जैसे उसमें ये दिया जाता है कि ये लाश 12 घंटे पहले की है, 24 घंटे पहले की है, 3 दिन पुरानी है, तो उसका कोरोबरेशन एफआईआर की टाइम से होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ये जो टाइम का गैप है ये ट्रायल में बहुत ही खराब होता है प्रोसिक्यूशन के लिए। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ आई विटनेसेस कोरोबोरेटिंग टाइम, प्लेस एंड प्लेस ऑफ अकरेंस एंड सिमिलरली all the statements of all आई विटनेसेस और एविडेंस जिनका जिनका हुआ है वो सब उसमें टाइम लाइन सिमिलर होनी चाहिए। टाइम लाइन में घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे का अगर फर्क भी आता है तो उसको केस डायरी में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक्सप्लेन करता है कि ये टाइम लैग या टाइम में डिफरेंस क्यों आया है। अच्छा, पुलिस ने कोई एविडेंस टाइम ऑफ अकरेंस का कोरोबोरेट नहीं किया और जो टाइम का डिफरेंस आया उसका भी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अपने इन्वेस्टिगेशन में नहीं दिया। हाई कोर्ट ने इन सारी खामियों को उजागर किया तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तार तार हो गई। हालांकि जो पॉइंट, जो बिंदु उन्होंने उठाए हैं हाई कोर्ट ने, वो प्राइमा फेसी सही लगते हैं, लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि पुलिस की गलतियों के कारण उन नन्ही बच्चियों को न्याय नहीं मिल पाया। बच्ची का रेप हुआ या नहीं हुआ, देखिए ये तो बात की बात है, और जब कोई हत्या हो जाए तो रेप हुआ या नहीं हुआ ये सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन हाई कोर्ट ने बस वही एक चीज पकड़ ली कि ये रेप नहीं हुआ है, हत्या हुई है, ये भी इट इज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट कि हाँ हत्या हुई है। लेकिन चूंकि रेप की थ्योरी गलत हो गई तो उन्होंने कहा साहब प्रोसिक्यूशन की पूरी थ्योरी गलत है। तो प्रोसिक्यूशन सारी बातों को कोर्ट को समझा नहीं पाया। मेरा यहां पर यह यकीन है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर पुलिस इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो हाई कोर्ट के इस आदेश को भी पलट देगी, क्योंकि गलतियां जो बताई गई वो गलतियां हैं, नो डाउट वो गलतियां हैं और पुलिस की गलतियां हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी गलतियां नहीं हैं कि 2-2 बच्चियों की हत्या होने के बाद अकेले अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर दिया जाए या सभी आरोपों से बरी कर दिया जाए। ये मेरा मानना है, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पुलिस जाएगी तो जरूर बच्चियों को न्याय मिलेगा। खैर, पुलिस की ये लापरवाही पुलिस के लिए सावधानी घटी और दुर्घटना घटी जैसा था। आशा है आप मेरी इन सारी बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।